नमस्कार। YouTube के विश्व भारती चैनल में क्लास 9 के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये शीर्षक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से लेखक ने यह शीर्षक रखा है। प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन में हमेशा एक भाव, एक समान, एक तरह की जिंदगी व्यतीत की है। उनके जूते फटे हुए हैं। फटे जूते से उनके चेहरे पर, उन पर या उनके व्यक्तित्व पर, उनकी समझ से कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। यदि जूते फटे हों या उनके कपड़े फटे हों, उससे उनकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आती। लेकिन लेखक जब प्रेमचंद के फटे जूते को देखता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने बड़े आदमी फटे जूते पहना है और फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने आया है। इसको थोड़ी भी समझ में नहीं आती कि कम से कम फोटो खिंचाने के लिए तो वे अपने कपड़े, अपने जूते बदल सकते थे। नहीं होता तो दूसरे के भी जूते ले लेते, दूसरे के कपड़े ले लेते। फिर उसके मन में तुरंत बातें आई कि यह आदमी हमेशा एक समान रहने वाला है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अंदर बाहर एक समान, चाहे घर में रहे या बाहर जाए, इनके कपड़े, इनके वेशभूषे समान रहते हैं। अब मैं इस पाठ पर चला आता हूँ। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के वेशभूषे पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि प्रेमचंद उनके सामने विद्यमान है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। कहने का मतलब इससे पता चलता है
कि प्रेमचंद का जो पहनावा है सादगी है और साधारण वेशभूषे में पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। चेहरा भी परेशानियों से संघर्ष करते रहने के कारण खिला हुआ नहीं है, चिपका हुआ है। कहने का मतलब काफी दुबले पतले हैं, गालों की हड्डियां उभर आई है। दुबले पतले हैं लेकिन मूछ बड़ी बड़ी रखते हैं जिससे चेहरा थोड़ा भरा पूरा नजर आता है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। पाँव में जूते हैं लेकिन उसके बंद जो है उनके जो फीते हैं जैसे तैसे बंधे हुए हैं। लापरवाही से या उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है। हो सकता है कि जूते रोज जल्दीबाजी में पहनते हो, जल्दीबाजी में पहनने के कारण उसकी जो पतरी है जिसमें बंद लगाए जाते हैं वे निकल जाते हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। जब छेदों में बंद नहीं पड़ते, फीते नहीं पड़ते, तो जैसे तैसे फीतों को वे बांध लिया करते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुलियां बाहर निकल आई। सोचने की बात है, इतने महान लेखक कथा सम्राट प्रेमचंद जिनके नाम जन जन में समाहित है, ऐसे व्यक्ति फोटो खिंचाने गए हैं और वे भी फटा जूता पहनकर। जूता इतना फटा हुआ है कि बाएं पैर की अंगुली बाहर निकल गई। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। किनकी? परसाई की। हरिशंकर परसाई की दृष्टि जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। सोचने को लेखक बाध्य हो जाता है कि फोटो खिंचाने के लिए ऐसी पोशाक है तो घर की पोशाकें कैसी होगी, क्योंकि घर की पोशाक और बाहर की पोशाक लोग अलग अलग रखते हैं। फिर उसने सोचा, किसने? लेखक ने, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने के गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। कहने का मतलब देखने से भी, वेशभूषा देखने से लेखक आकलन किया कि ये परिवर्तनशील व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति में दिखावा नहीं है, ये अपने को बढ़ा चढ़ाकर कभी शो नहीं करता, ये हमेशा
एक समान रहने वाला है, इसलिए इसकी पोशाकें अंदर की या बाहर की एक ही होगी। जैसा है वैसा फोटो में भी दिखता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? लेखक मन ही मन कहता है। क्या कहता है? कि मुझे अपनी सोच की बात बोलता है कि मुझे मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या क्षेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के चेहरे, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। लेखक सोचता है कि ये कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहना है और दूसरे को देखकर व्यंग भरी मुस्कान छोड़ रहा है। लेखक कहता है कि जरा अपने स्तर का भी तो ख्याल रखना चाहिए, समाज को भी देखना चाहिए। यदि जूता फटे हो तो उधर धोती खींचकर नीचे तक कर देनी चाहिए ताकि फोटो से ये महसूस न हो कि व्यक्ति की ये हालत है। और फोटोग्राफर बोला होगा रेडी प्लीज, उस समय चेहरे पर तो आपकी कभी मुस्कान रहती नहीं है। मुस्कान को अंदर से लाने के लिए आप कोशिश किए होंगे कि बीच ही में फोटोग्राफर कैमरे को क्लिक कर दिया होगा, इसलिए आपकी जो मुस्कान है अधूरी नजर आती है। अधूरी मुस्कान व्यंग भरी होती है, उसमें कुछ रहस्य होता है। ये कटाक्ष शो करता है। आगे देखें। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते
पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक सोचने को बाध्य हो जाता है कि ये मस्तिष्क का ढीला नजर आता है, क्योंकि खुद में कमियां हैं और दूसरों की कमियों को जो ढूंढ रहा है। फोटो ही खिंचाना था, लेखक कह रहे हैं, तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? हो सकता है कि पत्नी का दबाव हो, आग्रह हो, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी या कितना बड़ा दुख का विषय है, कितनी बड़ी दुखांत घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक अंदर से द्रवित हो गए, कहे कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं कि उनको फोटो खिंचाने के लिए भी अच्छे कपड़े, अच्छे जूते नहीं हैं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लेखक कहता है कि फोटो का क्या महत्व होता है यदि आप जानते तो किसी से जूते मांग लेते। जैसा कि आजकल स्टूडियो में जूते, कपड़े सब भाड़े के रखे रहते हैं। आप जैसा पहन ले, जैसा धारण कर ले, फोटो खिंचवा ले। 99% लोग अच्छे वेशभूषा में, अच्छे पहनावा में फोटो खिंचाते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर विदाई करते हैं। आज भी समाज में गरीबी है। यदि समाज में एक व्यक्ति का अच्छा वस्त्र है तो दूसरे व्यक्ति उससे अपना काम निकाल लेता है। यहाँ तक कि शादी विवाह में वर मांगे के कुर्ते से अपनी शादी कर लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगने नहीं बने। लेखक कहता है कि जो चीज नहीं मांगना चाहिए उसको भी लोग मांग लेते हैं, लेकिन आपको तो जूते ही केवल मांगना था। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लोगों की ऐसी सोच है कि सुगंधित तेल लगाए हैं तो हमारी फोटो भी सुगंध देगी। ऐसी मानसिकता है। आज भी लोगों की सोच को कोई बदल नहीं सकता। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। कहने का मतलब जो भिखमंगे तरह के व्यक्ति हैं वे भी जब फोटो खिंचाने चलते हैं तो भाड़े के पोशाक और भाड़े के
आभूषण धारण करके फोटो खिंचा लेते हैं। उनकी भी फोटो खुशबू देती है। कहने का मतलब उनकी भी फोटो देखने में अच्छी लगती है, जचती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वह व्यक्ति अपनी शाबाशी को सुनकर फूले नहीं समाता। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी की कीमत हमेशा कम रही है और जूते की कीमत हमेशा अधिक रही है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। आजकल तो कहना नहीं है, 5-10 हजार 20 हजार के भी जूते मिलते हैं और आज भी उसकी अपेक्षा में टोपी की कीमत बहुत कम है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ जो जूता है ये धनवान लोगों का प्रतीक रहा है और टोपी जो है साधारण लोगों का प्रतीक रहा है। आज हमारे समाज में एक एक धनवान व्यक्ति के पीछे पीछे 2500 लोग उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उनके पैर चूमते हैं। वही कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। कहने का मतलब तुमने जूते का कोई महत्व नहीं दिया। तुमने तो जूते से ठोकरें मार मार करके जूते को फाड़ दिया है। कहने का मतलब धनवानों को आपने कुचल कर चला है। धन की आपने कभी महत्ता नहीं दी। यदि धनवानों के पीछे आप चले होते तो ऐसी विडंबना देखने को नहीं मिलता। आगे देखें। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। कौन कहता है? लेखक। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती। लेखक पर्दे का महत्व जानता है। पर्दे में रह करके अपनी कमियों को ढक करके चलता है। वह समाज में ये शो नहीं करता कि हमारे अंदर ये अवगुण है, हम में ये कमियां हैं। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंदर से खोखला है, बाहर जेंटिलमैन की तरह नजर आता है। कौन? लेखक। अंदर से खोखला है, बाहर से जेंटिलमैन है। बाहर से जूता ठीक है, अंदर से उसके तलवे फटे हैं। काफी तकलीफ में है, अंदर से उसे कंकड़ पत्थर चुभते हैं।
जूते पहनने से उसको कोई फायदा नहीं है, उसके तलवे घिसते हैं। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। जब भी कड़ी मिट्टी मिलती है तो तलवे से खून निकल आते हैं, पैर लहूलुहान हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा। जिस दिन जूते के पूरा तलवा निकल जाएगा उस दिन पैर के तलवे पूरे परतें हट जाएंगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है लेकिन पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहने का मतलब, पर्दे पर कुर्बान होने का मतलब यही है कि बड़ी से बड़ी अवगुणों को छिपा करके, बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को छिपा करके, दुख संकटों को छिपा करके आप अपने को अच्छा शो कर रहे हैं। आप पर्दे में कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद लेखक पर्दे में कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद में ऐसी बातें नहीं हैं। जूते पहने हैं, पैर की अंगुलियां निकली हुई हैं, लेकिन तलवे ठीक हैं, इसलिए पैर के तलवे घिसते नहीं हैं, पैर सुरक्षित हैं। जूते का अभी भी महत्व बरकरार है। जूते से उन्हें किसी तरह की कठिनाइयां महसूस नहीं होती। वे पर्दे वो तो कुछ जानते ही नहीं हैं कि पर्दा क्या होता है। उनकी सारी चीजें पारदर्शिता में रखी हुई है, सब कुछ पारदर्शक है। जो दिखता है उनका वही वास्तविक रूप है। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे ही पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक कहता है कि तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, तुम्हारे और मेरे में काफी अंतर है, बहुत विषमता है। हम दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं, विपरीत हैं, विलोम हैं। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। कौन कहता है? लेखक। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। मुझे फोटो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो अच्छी चाहिए, आपकी जैसी फोटो नहीं चाहिए। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? तुम्हारी जो ये अधूरी मुस्कान है, तुम्हारी जो ये व्यंग्यात्मक कटाक्ष मुस्कान है, इसका मैं मतलब नहीं समझ पाता कि आखिर ये कौन सी मुस्कान है और ये मुस्कान क्यों छोड़ी गई है। क्या होरी का गोदान हो गया?
क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। ये सब प्रेमचंद की कहानियों के उपन्यासों के महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। ये सब प्रेमचंद की कहानियों के दर्दनाक सीन को, दर्दनाक दृश्यों की झलक है जिस पर कहानी पूरी टिकी हुई है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। ये दर्द भरी मुस्कान आपकी कहानियों में आप जब भी गहरी सोच में पड़े, इसमें से कोई एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये सब आपकी आप बीती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करब परै सलाम। जिनको देखने से ही दुख उपज जाता है, दुख पनप जाता है, ऐसे व्यक्ति को तो पहले सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। लेखक भी काफी कंजूस व्यक्ति है। जैसे प्रेमचंद कंजूसी करते हैं, वैसे लेखक भी काफी कंजूस है। वे चलते वक्त अपने जूते को हमेशा बचा कर चलता है। कहा कि आप तो मेरे से भी सीनियर निकले, क्योंकि मेरे जूते के ऊपरी भाग में कहीं रेत नहीं लगा है और आपके जूते के ऊपरी भाग फट गए हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। बहुत से लोगों की आदत है रास्ते पर कंकड़ पत्थर, रोड़े या कठोर चीज जो पड़े हुए हैं उसको जूते से मारते रहता है। ऐसा कारण हो सकता है कि रास्ते से बाधक चीजों को हटाने के लिए तुमने ठोकरें मारी होगी। लेखक काफी गहन चिंता में पड़ा है, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जैसे बच्चे चलते हैं तो गेंद की भांति रोड़े पत्थर को ठोकर मारते हैं, जिनसे उनके जूते के ऊपरी भाग तुरंत फट जाते हैं। बच्चों की भांति आपके भी जूते ऊपर से फटे हैं
इसका कारण ये हो सकता है कि आपके पथ में जो अवरोधक चीजें होगी उसको आपने ठोकरे मार मार कर हटा दिया होगा, ताकि आने जाने में या आपके जीवन में इस तरह के अवरोध कभी उत्पन्न न हो। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। कोई बड़ा टीला, कोई बड़ा चट्टान रास्ते पर पड़ गया होगा, जिसको आप जूते से मार मार करके हटाए होंगे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। बहुत से अवरोधक चीज हैं, अवरोधक व्यक्ति हैं, अवरोधक वस्तु या पदार्थ हैं। यदि बड़े अवरोधक के रूप में है तो लोग उसके बगल से निकलकर चले जाते हैं। जैसे सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। जहां नदियों को पैनी भूमि मिली, कड़ी भूमि मिली, कठोर भूमि मिली, कंकरीली पथरीली भूमि मिली, नदियां वहीं से मुड़ जाती है। वे हर जगह हर समय पहाड़ को फोड़ती नहीं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। इस तरह से आपने देखा होगा, नदियां सीधी नहीं होती है, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका कारण क्या है? नदियां हर जगह पैनी भूमि से, कठोर भूमि से संघर्ष नहीं करती। जहां कठोर मिली, बगल से निकल गई, तो वहां से उनको मुड़ना पड़ा। इस तरह से नदियों में वक्रता नजर आती है। तुम समझौता नहीं कर सके। नदी तो समझौता कर लेती है, लेकिन आपके रास्ते में टीले की भांति कोई चट्टान पड़ा हो तो आप उससे समझौता नहीं करते, बल्कि ठोकरे मार मार कर उसे तोड़ करके, उसे हटा करके दम लेते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। तुम्हारे पाँव की अंगुली ये हमेशा संकेत देती है कि तुम जिसे घृणित समझते हो, उसकी तरफ तुम्हारी हाथ की अंगुली नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। यानी तुम उसको तुच्छ समझते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब तुम उसको इससे बड़ी फजीहत क्या कर सकते हो, जिसको आपने जूते से मारकर, जिसको आपने तोड़ दिया, कुचल दिया। अब मरने को मारना, ये देखना अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ।
और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, किन पर? जो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, उन पर हंस रहे हो। पर्दे पर लेखक भी कुर्बान हो रहा है, उस पर हंस रहे हो। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल निकल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बरकरा बर बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं, माने टीले से बरक कर भड़क कर दूर हो कर के उसके बाजू से उसके पास से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैं तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं तो रास्ते में आराम से चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चलने में कठिनाई महसूस होगी। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर इस प्रकार है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, संघर्षशील लेखक। पॉइंट आउट कर रहे हैं। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कहने का मतलब, तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां मिली, लेकिन आप उन कठिनाइयों को देखकर भागे नहीं, डरे नहीं, उन्हें परास्त किया। अपराजेय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजेय था। उन्होंने, अपराजेय मतलब जो कभी पराजित न हो सके, जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी।
उसको अपराजेय कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजेय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अगला पॉइंट है कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने की ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। सहजात प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। दूसरा प्रश्न देखें। सही कथन के सामने 9 का निशान लगाएं। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है। ख है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा पॉइंट, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसमें से 2 सही हैं, क और ख। ग और घ रंग है, क ख सही है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर इस प्रकार है, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था।
लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। आंसर इस प्रकार है। लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पांव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उनके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? हमारे अनुसार इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्रायः लोग अपने घर पहनने के और बाहर पहनने के कपड़े में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सब से अलग हैं, यह उन्होंने बाद में सोचा। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल ली। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? आंसर इस प्रकार है। ये पांचवा प्रश्न का आंसर है। मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक इस संदर्भ में दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फल फूल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकलने की यह व्यंग्य शैली बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है। छठा प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जातिपात, महाजनी, सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। अब इस पाठ के सारांश को देखें। सारांश पर विशेष ध्यान दें। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य निबंध है। हमारे इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा
पर व्यंग किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन मार्मिक बन पड़ा है। कहने का मतलब सामाजिक आदमी की कदर पहले भी नहीं थी और आज भी उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए। लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक चित्र है, जिससे प्रेमचंद के सादगी व्यक्तित्व की झलक मिलती है और उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रेमचंद फोटो खिंचाने गए हैं, लेकिन उनके जूते फटे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या होगा। लेकिन बाद में उसने सोचा कि ये आदमी अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक जैसा है। हैरानी की बात यह है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी हंसी है। लेखक सोचने को बाध्य हो जाता है कि एक तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने आया है और दूसरे को देखकर हंस रहा है। ये दर्द भरी मुस्कान मालूम नहीं किस चीज को संकेत कर रहा है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बीवी तक मांग लेते हैं, लेकिन ये इंसान अपने जूते तक भी नहीं बदला। इससे लेखक को काफी ग्लानि महसूस होती है। लेखक कहता है, मेरा जूता ऊपर से अच्छा है, लेकिन अंदर से तलवे फटा हुआ है और लेकिन दूसरे को देखने में ये नहीं लगता कि मैं फटा जूता पहना हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को तो सब कुछ दिखता है। इसका जूता ऊपर से फटा है और तलवे ठीक है। लेखक सोचता है, प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा हो गया है, या किसी होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू नामक किसान के खेत को नीलगाय चढ़ गई, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया है। कौन सी बात हो गई है कि लेखक दर्द भरी मुस्कान छोड़ता है। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरें मारते रहे। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। प्रेमचंद के पांव की अंगुली मानो उसे घृणित जगह पर संकेत कर रही है, जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। धन्यवाद।